हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार आप लोग कर रहे होंगे और पढ़ाई को अच्छी तरीके से आप लोग करने में लगे होंगे। तो आइए आज आप लोग की पढ़ाई को और मजबूत करने के लिए आज लेकर के आ गए प्राकृतिक आपदा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं प्राकृतिक आपदा एक परिचय। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। देखिए, ये बार बार क्वेश्चन 2013, 15, 16, 17, 18, 19, 23 यानी लगातार जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं एग्जाम में वो क्वेश्चन आपको लेकर के आए हैं। तो वही क्वेश्चन आपको देखना है यहाँ पे। क्वेश्चन फर्स्ट है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है ना। ऑप्शन ए है सुनामी, बी है बाढ़, सी है आतंकवाद एंड डी है भूकंप। तो दोस्तों सुनामी जो है ये आपका प्राकृतिक आपदा है ना। बाढ़ जो है ये भी प्राकृतिक आपदा है। आतंकवाद ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। भूकंप ये भी प्राकृतिक आपदा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आतंकवाद हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? दोस्तों आपको बताना है कि मानव जनित आपदा कौन है, यानी कि मानव के द्वारा जो उत्पन्न आपदा आएंगे वो क्या होंगे? मानव जनित आपदा होंगे। ऑप्शन ए सांप्रदायिक दंगे। तो जो दंगे होता है वो किसके द्वारा होता है? मानव के द्वारा कराया जाता है, मानव के द्वारा होता है। बी है आतंकवाद। तो आतंकवाद भी दोस्तों आपका होता है, मानव के द्वारा होता है। महामारी, किसी भी चीज़ का महामारी जो फैलता है वो हमारी गलतियों के कारण हमारे कुछ ऐसे गलती कर देते हैं जिससे महामारी फैलती है। एंड डी इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। ऑप्शन है समुद्र में भूकंप का आना, बी है स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, सी है द्वीप पर भूकंप का आना एंड डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समुद्र में भूकंप का आना हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है भूकंप, बी है ओजोन परत का क्षरण, सी है ज्वालामुखी एंड डी है बाढ़। दोस्तों इसको आइए समझते हैं पहले। भूकंप जो है, अगर भूकंप आता है कुछ क्षेत्र तक जो है क्या कर सकता है? भूकंप से प्रभावित क्षेत्र जो है प्रभावित हो सकता है 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक। ओजोन परत का क्षरण, ओजोन परत का अगर क्षरण हो जाएगा दोस्तों, अगर ओजोन परत का क्षरण हो गया तो हमारी जितने भी पृथ्वी पर जितने भी हमारे मनुष्य हैं, जितने भी जीवित जीव हैं, उन सारी जीवों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके जो भी रेडिएशन इससे निकलेंगे वो बहुत ही घातक होंगे, हमारे स्किन को जला सकता है, हमारा स्किन संबंधित रोग हो सकते हैं, बहुत सारे हमारे मानसिक संबंधित रोग हो सकते हैं, बहुत सारे रोग ये हो सकता है। ज्वालामुखी भी अगर फटेगा दोस्तों तो किसी सीमित जगह पर, कुछ खास जगहों पर जो है ज्वालामुखी से नुकसान होंगे, बाढ़ के कारण भी किसी खास जगह पर नुकसान होंगे। लेकिन ये ओजोन परत का जब क्षरण हो जाएगा, ओजोन परत का जब क्षरण हो जाएगा दोस्तों, तो पूरी पृथ्वी इसके चपेट में आ जाएगी, पूरी पृथ्वी के जीव नष्ट हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? तो विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा ओजोन परत का क्या है? क्षरण है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्तों, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन है भूकंप को रोकना, बी है सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, सी है प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना एंड डी है स्वच्छ पेयजल का प्रबंधन करना। तो आपदा प्रबंधन, आपदाओं के बारे में, आपदाओं से कैसे बचें उसका उपाय करना ही कहलाता है आपदा प्रबंधन। तो प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना ही कहलाता है कि आपदा प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणाम को कम करने के उपाय को ही आपदा प्रबंधन कहा जाता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है? आपको बताना है कि सारे के सारे विनाशकारी ही है, लेकिन आपको बताना है कि इनमें से कम विनाशकारी आपदा कौन है। ऑप्शन ए है भूस्खलन, बी है सुनामी, सी है बाढ़ एंड डी है आपका सूखा। तो दोस्तों अगर देखिए ऑप्शन ए है भूस्खलन। तो भूस्खलन अगर होता है ना, भूस्खलन होता है, मिट्टी का कटाव होता है, भूस्खलन अगर होता है तो ये इससे नुकसान थोड़ा कम होता है। ठीक है, किसकी तुलना में? इन तीनों की तुलना में। सुनामी अगर आएगा तो बहुत गांव का गांव जो है, शहर का शहर ये डूब जाता है। बाढ़ में भी उसी प्रकार से, सूखा में तो पूरा जो है आपका राज्य चौपट हो जाएगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भूस्खलन हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? दोस्तों भारत के पूरब में है बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी पूरब में है
ये जो है ऑप्शन पहले सुन लीजिए, मई जून में, बी है जून जुलाई में, सी है अगस्त सितंबर में एंड डी अक्टूबर नवंबर में। तो आपका राइट आंसर है डी, अक्टूबर और नवंबर में। तो ऐसा अक्टूबर नवंबर में क्यों होता है? अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, जब लौटती मानसून आती है तो लौटती मानसून के कारण बंगाल की खाड़ी में बहुत ही भयानक पानी आ जाता है, बहुत ही भयानक पानी आता है, और उसी में जो है उसी समय क्या होता है कि आंधी तूफान के कारण उसमें क्या आती है, चक्रवात आती है। इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में, है ना, किसके कारण? लौटती मानसून के कारण। आइए क्वेश्चन नंबर 8 है, बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? बाढ़ प्रबंधन पर किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन है नदी के जल को दूषित होने से बचाना। बाढ़ प्रबंधन में दूषित होने से बचाना, ऐसा कोई इससे कोई खास वजह नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना। ये बिल्कुल सही बात है कि नदी के दोनों ओर अगर तटबंध का हम निर्माण कर देंगे तो दोस्तों हमारा जो है बाढ़ आने की समस्या कुछ समय तक क्या होगी, बाढ़ रुकेगी। सी है नदी पर मजबूत पुल बनाना। पुल बनाने से तो कोई काम नहीं होगा, बाढ़ नहीं रुकेगा। डी है नदी के दोनों ओर घनी बस्तियां बसाना। दोस्तों घनी बस्तियां बसाने से बाढ़ थोड़े रुक सकता है, बाढ़ रुक सकता है किससे? तो नदी के दोनों ओर तटबंधों को निर्माण करने से, मजबूत तटबंध को निर्माण करने से बाढ़ आने की समस्या क्या हो सकती है, रुक सकती है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? इनमें कौन जो है भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है दोस्तों? ऑप्शन है पूर्वी राजस्थान, बी है पूरा मध्य प्रदेश, सी है कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, डी इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा जो है सूखा क्षेत्र माना जाता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होती है? इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है कश्मीर और उत्तराखंड, बी है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, सी है आपका झारखंड एंड डी है आपका मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर और उत्तराखंड। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कश्मीर और उत्तराखंड। आपने सुना होगा, हाल ही में सुना होगा कि उत्तराखंड में जो है क्या हो गया, उत्तराखंड में जो है पूरे पहाड़ जो है क्या हो गए, गिर गए, पानी बहुत ज्यादा भर गया था, तो मिट्टी जो है कट करके गिरी, पहाड़ वहां से गिर गया। तो भूस्खलन जो है कश्मीर और उत्तराखंड में बहुत ज्यादा होता है, बहुत काफी होता है, वहां नुकसान होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अत्यधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन है? अत्यधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन है दोस्तों? तो जो देश समुद्र के नजदीक होंगे, है ना, वो क्या होंगे, अत्यधिक बाढ़ प्रभावित होंगे। ऑप्शन है पाकिस्तान, बी है ईरान, सी है बांग्लादेश एंड डी है भूटान। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। इसके नीचे जो है आपका कौन है, बांग्लादेश के नीचे आपका ये बंगाल की खाड़ी है, और इससे क्या होता है, प्रभावित हमेशा होते रहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, सुनामी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए है हिंदी, बी है अंग्रेजी, सी है जापानी एंड डी है अरबी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापानी। सुनामी जो है वो कैसे, किस भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है? मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का ये जो आपको उपाय बताना है, कारगर उपाय क्या है, ये आपको बताना है। पहला है आपदा रोधी भवन का निर्माण, आपदा रोधी भवन का निर्माण। बी है जोखिम क्षेत्र में बस्ती बनाना, सी है सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना एंड डी है भूमि उपयोग के विषय में अनजान रहना। तो दोस्तों आपदा रोधी भवन निर्माण करने से हमारे मानव जनित आपदा कम नहीं होंगे। बी कहता जोखिम क्षेत्र में बस्ती बनाने से, जोखिम क्षेत्र में अगर बस्ती बनाएंगे तो क्या मानव जनित आपदा से थोड़े बच सकते हैं। सी कहता सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना, जागरूकता पर ध्यान देंगे तो मानव जनित आपदा से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं, क्योंकि जागरूकता जब तक व्यक्तियों में रहेगा तो उससे बचने का उपाय वो ढूंढ सकते हैं। एंड डी कहता भूमि उपयोग के विषय में अनजान रहना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, भूकंप किस प्रकार का आपदा है? आपको बताना कि भूकंप किस प्रकार का आपदा है। ऑप्शन ए है वायुमंडलीय, बी है जलीय, सी है प्राकृतिक एंड डी है महामारी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था दोस्तों, ये आपको बताना है। ऑप्शन है अत्यधिक रेल परिचालन, सी है वृक्षारोपण आंदोलन, सी है शहरीकरण एंड डी है कोयना बांध का निर्माण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोयना बांध का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, बी है फोकस, सी है रिक्टर स्केल एंड डी है सुनामी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिक्टर स्केल के द्वारा भूकंप का मापन होता है और सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप का पता लगाया जाता है। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप का पता लगाया जाता है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अपर्दन और निम्नीकरण किस गति से होने वाली परिवर्तन है? अपर्दन और निम्नीकरण, है ना, अपर्दन मतलब मिट्टियों का जो कटाव होता है ना, निम्नीकरण किस गति से होने वाला परिवर्तन है? ऑप्शन है तीव्र गति, बी है मध्यम गति, सी है धीमी गति एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धीमी गति से होने वाला ये क्या है? ये जो परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, बिहार में भूकंप कब आया था? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपका, बिहार में भूकंप कब आया था? दोस्तों ये तो हाल ही फिलहाल में भूकंप आया था 3 नवंबर को, है ना, 3 नवंबर को 2023 में भी भूकंप आया था। लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपके किताब में पूछा गया है कि बिहार में भूकंप कब आया था। ठीक है, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है दोस्तों, 1997, 2008, 1904 एंड 1934। तो ये आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1934 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हाल ही में भूकंप आया था बिहार में, हाल ही में भूकंप आया था 3 नवंबर को 11:30 में, लगभग 11:30 के लगभग में 2023 में भूकंप आया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? भोपाल गैस त्रासदी, जो भोपाल में गैस की त्रासदी हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है रिसाव हो गया था, तो उसमें किस प्रकार की आपदा थी? ऑप्शन है प्राकृतिक, बी है मानव जनित, सी है वायुमंडलीय एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानव जनित आपदा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, भूस्खलन है। भूस्खलन क्या है? ऑप्शन ए का था प्राकृतिक आपदा, बी मानवीय आपदा, सी सामान्य आपदा एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो भूस्खलन जो है वो आपका कैसा आपदा दोस्तों? भूस्खलन ये प्राकृतिक रूप में होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित आपदा नहीं है ये आपको बताना है, यानी मानव जनित आपदा नहीं है। ऑप्शन है आतंकवाद, ये मानव जनित ही है। रेल दुर्घटना, ये भी मानव जनित है। सी है आपका सुनामी, तो दोस्तों ये मानव जनित नहीं है। सांप्रदायिक दंगे, ये भी मानव जनित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुनामी हो जाएगा। दोस्तों ये भूकंप, ये जो है आपदा प्रबंधन से, है ना, टोटल एक्सरसाइज 1 से 21 क्वेश्चन है। तो आपको इसी इसका और भी क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लगातार देखते रहें। अगर आपको बोर्ड के एग्जाम करना है बढ़िया से, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर कमांड करना दोस्तों, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगातार देखते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।